इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कि एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम उस सरफेस को बोलते हैं जिसके ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जैसे मैं एक प्लस चार्ज लेता हूं, इस प्लस चार्ज के अराउंड मैंने एक स्फीयर बना दिया। अब 2D फिगर है तो 2D में ये आपको सर्कल दिखाई देगा, तो मैंने ये एक स्फीयर बना दिया। तो इस स्फीयर के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं सबका पोटेंशियल सेम होगा। व्हाई? क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ पर ये है, लेट्स से कि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है ना। क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस हर जगह का सेम है, इसीलिए ये जो मैंने सर्कल बनाया है या फिर ये जो मैंने स्फीयर बनाया है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी। दिस विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अच्छा देखिए, फिर मैंने एक और सर्कल बनाया थोड़ा बाहर की तरफ, ये देख रहे हो, बाहर की तरफ मैंने एक और सर्कल बनाया। अब अगर आप इसका डिस्टेंस देखो, मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये भी 15 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी 15 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी 15 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये जितने भी पॉइंट है, ये देखो, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4 है ना, इन सब का पोटेंशियल सेम होगा, इन सब का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है तो यहाँ का V2, यहाँ का V3, यहाँ का V4, और ये जो V1 है, V1, V2, V3, V4, और इनफैक्ट इसके अलावा आप जितने भी पॉइंट ले लें, V5, V6, V7, व्हाटएवर, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज सबके लिए सेम है एंड डिस्टेंस भी सबके लिए सेम है, राइट? तो इसीलिए ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं सबका पोटेंशियल सेम होता है, इसीलिए हम इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इक्वी देखो ना क्या लिखा है, इक्वी, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल है। अब जैसे देखो ये जमीन है, क्या ये जमीन भी इक्विपोटेंशियल है? कैसे? ये देखो, जमीन का जहां पर मैं खड़ा हूं अभी, आप लोग भी जहां पर खड़े हो प्लेन एरिया है, राइट? जहां पर आप खड़े हो प्लेन एरिया है, तो लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, अर्थ के सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। लेकिन अगर मैं बोलूं सीढ़ी, सपोज एक सीढ़ी है, क्या सीढ़ी इक्विपोटेंशियल सरफेस है? नहीं, क्योंकि सीढ़ी का एक साइड जमीन की तरफ है और एक साइड ऊंचाई पे है, तो सीढ़ी इज नॉट अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, खैर यहां पर ग्रेविटी के टर्म्स में बात हो रही थी, मैंने अभी जो सीढ़ी का एग्जांपल दिया ये तो ग्रेविटी के टर्म्स में है। यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ये चार्ज के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आप लोगे, उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सारे के सारे पॉइंट्स को आपस में ऐसा सर्कल बना करके जोड़ दो, तो वो जो सरफेस बनेगी दैट विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। अब इसी चीज को जरा एक दूसरे वे में देखिए, सपोज ये एक प्लस चार्ज है, आपने यहां पर एक सरफेस ये बनाई, ठीक है, एक ये बनाई, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। दूसरी सरफेस आपने ये बनाई, ठीक है, मेरे सर्कल थोड़े वैसे बन रहे हैं, आप समझ जाइए कि परफेक्ट गोल है ना। तीसरा देखिए, तीसरा ये एक आपने सर्कल बनाया, तीसरा ये एक आपने सर्कल बनाया, ठीक है, दिस इज द थर्ड सर्कल। ओके, एक बार ठीक से बना देता हूं, देखो ये है यहां पर तीसरा सर्कल। तो क्या होगा यहां पे? ऑलराइट, मैंने थोड़ा अच्छा डायग्राम बना दिया है। तो देखिए, ये बीच में एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, ये पहला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ना, और ये दूसरा वाला सर्कल ये येलो कलर का, तीसरा वाला ऑरेंज कलर का, ये तीनों की तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। अब ये ग्रीन के ऊपर आप ये कोई से भी पॉइंट मार्क कर लीजिए, देखिए ये एक पॉइंट, यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, इन सब का पोटेंशियल सेम है, इन सब का पोटेंशियल सेम है। इसलिए ये जो ग्रीन वाला है ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसी तरीके से येलो वाला ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ऑरेंज वाला ये अपने आप में ही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। व्हाई? क्योंकि ये जो ऑरेंज सर्कल है ये सेंटर से जितने भी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट आ रहे हैं क्या वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे? यस। सिमिलरली येलो वाले के साथ भी वही सीन है एंड ग्रीन वाले के साथ भी वही सीन है। तो अब आप एक चीज नोटिस करिए कि ये जो ग्रीन वाला है, मान लेते हैं इनके ऊपर जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल V1 है, मान लेते हैं ये जो ग्रीन लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आ रहे हैं सबका पोटेंशियल सेम है। उसी तरीके से येलो लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और उसको मैंने नाम दे दिया V2 का। और ऑरेंज लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे, इस ऑरेंज लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे ये 1, ये 2, यहाँ पर ये 3, ये 4, तो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सबका पोटेंशियल सेम है और सबका पोटेंशियल लेट्स से V3 है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इस केस में V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। तो V1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वो प्लस के क्लोज है।
V2 का पोटेंशियल थोड़ा कम होगा क्योंकि वो प्लस से थोड़ा दूर है, और V3 का पोटेंशियल और भी कम होगा क्योंकि वो और दूर है। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा कि प्लस चार्ज के जो जितना करीब रहेगा उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, और प्लस से जो जितना दूर रहेगा उसका पोटेंशियल उतना ही उसका कम हो जाएगा। ठीक है ना? ऑरेंज सर्कल में आने वाले जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल सेम है। ओके, येलो सर्कल में आने वाले जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल सेम है, लेकिन येलो के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट है उनका पोटेंशियल ज्यादा होगा ऑरेंज वाले के हर एक पॉइंट के पोटेंशियल से। समझ में आया? और ग्रीन वाले का ज्यादा होगा येलो वाले से एंड ऑरेंज वाले से। यही अगर मान लो एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज भी हम लोग यहां पे ले लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज के अराउंड अगर आप एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, यही चीज अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता तो उल्टा हो जाना था, जो नेगेटिव के जितना क्लोज होगा उसका पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो इस केस में V4 का पोटेंशियल कम होगा V5 से, V5 का कम होगा V6 से। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, जो प्लस के जितने क्लोज होगा उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, और जो माइनस के क्लोज रहेगा उसका पोटेंशियल उतना ही कम। अब जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको डायग्राम बताया था, ये देखिए, ये जमीन का लेवल है, ये एक पहाड़ है ना, और ये नीचे समंदर है, राइट? तो ये जो है ये समुद्र है। समुद्र की गहराई में कौन होता है? नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द नेगेटिव चार्ज, राइट? और समुद्र और पहाड़ के ऊपर कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो प्लस के करीब है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, दिस इज पॉइंट P, एक पॉइंट ये है पॉइंट Q, और एक ये पॉइंट है पॉइंट R। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? P का, Q का, R का। तो जो प्लस के जितना करीब रहेगा उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर द पोटेंशियल ऑफ P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट R। समझ में आया? तो जो प्लस के करीब उसका पोटेंशियल ज्यादा, और जो माइनस के करीब उसका पोटेंशियल उतना ही कम। ऑलराइट, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अब ये तो चलो एक स्फेरिकल चार्ज था। अगर मान लो एक ऐसा होता कि लाइक अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, देखिए ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इट इज अ शीट। अब इसके ऊपर किसी ने प्लस चार्ज दे रखा है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? तो देखो, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आएंगे, क्या वो ऐसा स्ट्रेट निकल के आएंगे? तो इसके लिए अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो इसका भी एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। कैसा? प्लेन शीट ऑफ चार्ज, है ना? इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, राइट? और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है। इसी के साइड में मैं एक और बना देता हूं, ये देखिए एक और मैंने यहाँ पर शीट बना दी, और इसका पोटेंशियल लेट से V2 है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2। वाई V1 इज ग्रेटर देन V2? वाई? क्योंकि V1 ज्यादा क्लोज है सोर्स के, मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आ रही हैं उसके क्लोज है ये। इसीलिए ये जो शीट नंबर 1 है, दिस इज द शीट नंबर 1 एंड दिस इज द शीट नंबर 2। तो शीट नंबर 1 का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है शीट नंबर 2 से। ओके, तो ये चीज समझिएगा। अगर मान लो कि ये एक ऐसा होता है, एक सिलिंड्रिकल, नॉट सिलिंड्रिकल सॉरी, एक लाइन होता, लाइन के ऊपर अगर चार्ज होता, मान लीजिए ये एक लाइन चार्ज है और इसके ऊपर हमने प्लस चार्ज दे रखा है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता? तो देखिए इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है ऐसा सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल बनता है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 है, इस पहले वाले का, नीचे लिखता हूं मैं, इस पहले वाले का जो पोटेंशियल है वो V1 है। तो दूसरा सरफेस कैसा बनता? ये देखो ये ऐसा बनता, राइट? ये देखो ये दूसरा वाला कुछ ऐसा बनता है ना? और अगर तीसरा बनाना होता तो और एक सिलेंडर बनता। तो इस दूसरे वाले का पकड़ लेते हैं कि इसका पोटेंशियल है V2। तो आप नोटिस करेंगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2। वाई? क्योंकि V1 ज्यादा क्लोज है इस लाइन चार्ज के, तो जो प्लस के करीब होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा और जो दूर होगा उसका पोटेंशियल कम। हाँ, बाकी ये जरूर है कि इस येलो वाले सिलेंडर में जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा। इस ऑरेंज वाले में, इस ऑरेंज वाला जो ये कवर, आप कवर ही पकड़ लो इसको, ठीक है, या फिर ये सरफेस एरिया, ऑरेंज वाला सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा। इसीलिए ये ऑरेंज वाला जो सिलेंडर है ये अपने आप में ही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये येलो वाला सिलेंडर ये अपने आप में ही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है, राइट? तो इनके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा, बट येलो के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट है उनका पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू द ऑरेंज वाला इन द केस ऑफ सिलेंडर। तो जो प्लस के जितना करीब उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है। क्लियर है ये चीज, ये समझ में आ गया? ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज, लेकिन एक डेफिनेशन जरूर लिखेंगे हम लोग इसका कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन लिख लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का कि इट इज द लोकस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का लिख लीजिए डेफिनेशन,
इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैविंग सेम, it is the locus of all point having same potential, having same potential। इसको एक्चुअली थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन को कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। हर एक, ये एक लोकस है, लोकस मतलब क्या हो गया, लोकेशन हो गया। इट इज द लोकेशन ऑफ ऑल द पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। ये जितने भी पॉइंट थे जिनका सेम पोटेंशियल था, आपने उनको कनेक्ट कर दिया और उनको एक ऐसा करके एक शेप दे दिया। अब वो कैसा भी शेप हो सकता है, वो स्पेरिकल हो सकता है, वो सिलिंड्रिकल हो सकता है, वो प्लेन शीट हो सकता है। तो वो सारे के सारे पॉइंट ज्वाइन करने के बाद जो सरफेस बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बढ़े तो चलिए बढ़ते हैं फिर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब जैसे देखो ये ऊपर वाला एग्जांपल, ये यहां पर देखिए जरा, आपने इस फिगर को नोटिस किया होगा, क्या यहां पर ये देख रहे हो, चलो यहां पर बना देता हूं, क्या ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है? ये देखो, क्या ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? क्या यहां पर ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? क्या ये एंगल 90 डिग्री? अच्छा चलो एक काम करता हूं, ये क्लियर पिक्चर यहां पर देखो, इस प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आएंगी, क्या वो ऐसे निकल के आएंगे? हर जगह पर देख रहे हो, क्या वो ऐसे निकल के आएंगे चारों तरफ? राइट, तो कहीं पर भी आप नोटिस करें इस चीज को, कहीं पर भी, तो लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट, परपेंडिकुलर है। ये देखो ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर। तो स्पेरिकल का तो आपने देख लिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिख रहा है। अब यही प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए देखो, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए देखो। अच्छा इस पॉइंट पे देखो जरा, क्या ये 90 डिग्री है? ये देखो, क्या ये 90 डिग्री है? क्या इस शीट के साथ ये 90 डिग्री के एंगल पे है? ये है ना, ये देख लो जरा, 90 डिग्री, 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा इसका देख लीजिए जरा, इसका तो यहाँ से प्लस से जो लाइन निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, यहाँ से ऐसे ही, यहाँ से ऐसे ही, अच्छा इस तरफ से ऐसे ही, ये इस तरफ से भी निकलेगी, है ना, चारों तरफ से निकलेगी। तो देखो क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? क्या एंगल 90 डिग्री का है ना। अच्छा ये जो मैंने आगे और पीछे बनाया, क्योंकि ये 2D डायग्राम है तो आगे वाले में और ये पीछे वाले में आपको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देगा। हाँ अगर ये 3D होता तो आपको समझ में आता। ऊपर से देखो जरा, ऊपर से, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, ऊपर से जरा नोट करो, अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ तो ये तो 90 डिग्री है ही, दिख रहा है। यहाँ से देखो क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? यहाँ से देखो क्या ये एंगल 90 डिग्री है ना। ऊपर से समझ में आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पे, ये देख लो जरा, राइट। यहाँ से एक और, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नंबर टू कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर ए फॉर अ पॉइंट या फिर स्पेरिकल चार्ज इज फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, इज अ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कहने का मतलब क्या है? देखो अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है या फिर एक स्पेरिकल चार्ज है, तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? स्पेरिकल। ये देखो ये एक स्पेरिकल बना, ये दूसरा यहाँ से स्पेरिकल बना, है ना। तो ये जो होता है ना पॉइंट चार्ज या स्पेरिकल चार्ज, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है? गोल होती है। आप एक बल्ब को ही ट्रीट कर लो, एक बल्ब है, अब बल्ब को देखो, बल्ब जब रोशनी देगा तो कैसे देगा? वो स्पेरिकल फॉर्म में देगा, ठीक है। ये जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को सीधा खड़ा कर दो, देखो वो जो रोशनी देगा वो कैसे देगा? क्या वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में रोशनी देगा? बन गया वो। आपके घर में कोई लाइट पड़ी होगी जो आप ऊपर उसमें लगाते हैं ना पीओपी में, उस लाइट को देखिए, वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज होता है, तो जब वो लाइट देगा तो कैसा देगा? वो सीधा देगा,
राइट, बस वही चीज है ये। तो पहला वाला जो है कि अगर पॉइंट चार्ज हो या स्पेरिकल चार्ज हो, उसके लिए द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम होगा। दूसरा, फॉर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, फॉर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो इसके लिए कैसा होगा, इज अ फैमिली ऑफ, अगेन प्लेन शीट ऑफ, इज अ फैमिली ऑफ प्लेन शीट, है ना। इसका जो रहेगा वो कैसा रहेगा, फैमिली ऑफ प्लेन शीट। ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये शीट है, इसका प्लस है, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे ही प्लेन ही बनेगा, है ना। इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो इस हिसाब से प्लेन ही बनेगा, जिसका फिगर जैसा वो वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है। तो स्फीयर पॉइंट क्या होता है, स्फीयर ही होता है ना। या फिर आप बोलो कि स्पेरिकल चार्ज, तो स्पेरिकल चार्ज स्पेरिकल ही बनाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेन शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज प्लेन शीट ही बनाएगा एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वही अगर तीसरा चीज सिलिंड्रिकल, सी वाला, फॉर अ सिलिंड्रिकल, नॉट सिलिंड्रिकल सॉरी, फॉर अ लाइन चार्ज, फॉर अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक वायर है उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। फॉर अ लाइन चार्ज इज द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, है ना। ये देख लो, ये है, अभी अभी देखा है ना हम लोगों ने, ये देख लीजिए, तो इसका बन के तैयार होगा सिलेंड्रिकल। थोड़ा डायग्राम मेरा वैसा बन रहा है आड़ा टेढ़ा, तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, मूव टू द थर्ड पॉइंट, मेटेलिक सरफेस, मेटेलिक सरफेस ऑफ any shape, of any shape is an equipotential surface, is an equipotential surface। आप किसी भी शेप का मेटल ले लो, उसके ऊपर जैसे आप चार्ज डालोगे तो चार्ज इस तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। देखो अगर सरफेस रेगुलर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मान लीजिए स्फीयर है, आप इसमें चार्ज देंगे तो सारा का सारा सरफेस के ऊपर चले जाएंगे, एंड यहाँ पर तो ऑब्वियसली जो चार्ज डेंसिटी है वो हर जगह सेम होगी, मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हर जगह सेम होगा, एंड पोटेंशियल सेम हो जाएगा हर जगह पर, है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। मान लीजिए अगर ये आड़ा टेढ़ा है, ओके, इस वे में, तो जब आप चार्ज दोगे, जाना उन्होंने अगेन सरफेस पे ही है, तो यहाँ पर भी चार्जेस खुद को ऐसा एडजस्ट कर लेंगे कि पोटेंशियल हर जगह सेम हो जाए, क्योंकि अगर पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तब तब चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ तो चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। एक बार चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे तो तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में चार्ज दिया तो कहीं का पोटेंशियल ज्यादा था, कहीं का कम था, तो चार्जेस फ्लो होंगे और फ्लो होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि हर जगह पोटेंशियल सेम हो जाएगा और फिर वो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएंगे, राइट। तो मेटेलिक सरफेस किसी भी शेप का होने दीजिए, वो हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बनाते हैं। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट। चौथे पॉइंट पे आ जाइए। चौथा पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। मतलब कि ये जैसे इससे पहले जो हमने डायग्राम देखा था, एक पॉइंट चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर है, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। मतलब पॉइंट चार्ज का जो पहला जो सरफेस होगी वो दूसरे सरफेस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी। वो लॉजिकल बातें नहीं करेगी, क्योंकि एक का पोटेंशियल कम है और एक का पोटेंशियल ज्यादा है, तो क्यों करेगी, नहीं करेगी, है ना। तो वही है फोर्थ पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ओके ना। तो देखिए जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई और यहाँ पर आपने एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं? यस, पर ऐसा नहीं होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर। यह है आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट इज वर्क डन इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप वर्क करने को जाएंगे तो वो जीरो निकल के आएगा।
इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप वर्क करने जाएंगे तो वो जीरो निकल के आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा वी, है ना। वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर जगह पोटेंशियल सेम है। अगर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। सो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिफ्थ पॉइंट है यहां पे कि वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, इज जीरो। रीजन भी लिख लो, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर जगह पोटेंशियल सेम है ना। पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। सो वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा वी होता है। तो अगर डेल्टा वी जीरो है सो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर आप वर्क करेंगे तो जीरो रहेगा। ये देखिए, ये जो जमीन है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, ये प्लेन जमीन है। तो ये जो जमीन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं होती ना, तो मुझे इस जगह से मूव करके दूसरी जगह जाने में वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क नहीं करना पड़ता अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो। वो तो ये फ्रिक्शन है, इस वजह से हमको वर्क करना पड़ रहा है। आप जब रोड में गाड़ी चलाते हो, अगर रोड में फ्रिक्शन नहीं होती तो आपको बस स्टार्टिंग में अपनी गाड़ी को जीरो से एक पर्टिकुलर स्पीड तक लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता, आपको अपने इंजन को एक्सेलरेट करना पड़ता। उसके बाद चाहिए तो आप इंजन बंद कर दीजिए, आपकी गाड़ी अपने आप चलती रहती। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो वो तो क्या है कि रोड में फ्रिक्शन है, इसकी वजह से आपको कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है, तब जाकर के आप फ्रिक्शन को ओवरकम करते हो, राइट। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलते रहो। अभी देखो जैसा स्पेस में इतने सारे प्लैनेट जा रहे हैं और जाते ही जा रहे हैं, कोई इंजन लगा है उनके ऊपर? नहीं, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है स्पेस में। इसलिए जो अर्थ है वो बिलियंस ऑफ ईयर से मूव कर रही है, आगे भी करती रहेगी, राइट। तो वही बात हो गई। अब लेकिन अगर ऐसा होता है कि जैसे सीढ़ी पे जाना है तो लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल कम है और यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, तो लोअर से हायर जाना है, तो ऐसे में आपको वर्क करना पड़ता। क्लियर है चीज? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। और छठवां पॉइंट, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना, इसकी क्लोजनेस बताती है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। ठीक है, जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्लोज होंगी, समझ लो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है। तो यहां पर एक और पॉइंट लिख देते हैं, समझाता हूं मैं आपको इसको, कि डेंसिटी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस शो, डेंसिटी ऑफ इक्विपोटेंशियल surface show strength of electric field, strength of electric field। जो डेंसिटी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो बताती है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसा। तो ये देखिए जरा, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिए ये एक इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को। डायग्राम मेरा थोड़ा सा ऐसा बन रहा है ना। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस वे में कहाँ को जा रही हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जा रही हैं। तो अब जब यहां पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो लेफ्ट साइड है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, तो यहां पर जो ये बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस काफी दूर दूर बनेगा, लेकिन जैसे ही आप पास आएंगे ना तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा क्लोज बनाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा रहेगा, क्लोज। लेकिन जब आप दूर बनाएंगे तो ये ऐसा दूर बनाने का मतलब देख रहे हो। चलो यहां पर देखो, ये जो लेफ्ट साइड है यहां पर लेफ्ट में, और ये वाला साइड है राइट। तो आप लेफ्ट में देखो, क्या आपको लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम है, राइट। इस वजह से यहां पर ये जो गैपिंग है, ये देख रहे हो, ये जो गैप है बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस वो ज्यादा है। ठीक है, ये जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लो है, इसीलिए जो गैप है वो हाई है। किसके बीच में गैप, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। दूसरा, अब आप ये मिडल में देखिए, इस मिडल वाले में देखिए, मिड, यहां पर इस मिड पार्ट में देखिए, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज हैं एक दूसरे के, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा है, हाई है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई है
तो यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा उसके बीच में गैप लो रहेगा। ये देख रहे हो क्या, कितना कम कम गैप है, देख रहे हो ये जो गैप है वो कितना कम कम है। ये जो लाइन है ये आपस में कैसी है, एकदम क्लोज क्लोज है, तो गैप यहां पर लो है। जबकि राइट हैंड साइड में देखेंगे तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है राइट साइड में, अगेन लो है। तो इस वजह से ये जो गैप है वो कैसा निकल के आ रहा है, गैप इज हाई। नोटिस करो ये देखो, ये जो गैप है ये कैसा है, हाई है। समझ रहे हो। एक और चीज से समझो आप, जैसे कि एक प्लस चार्ज के लिए अगर मैं बनाऊं, लेट्स से फॉर अ प्लस चार्ज। अब आप प्लस चार्ज के मामले में तो जानते ही हैं कि ये देखो लाइनें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वे में बाहर निकलती हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बाहर निकली और ये जो लाइन है ये फैल रही हैं। तो अगर आप क्लोज में रहेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को काफी करीब बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हाई है। जैसे जैसे करके आप बाहर जाएंगे तो ये जो गैपिंग होगा ये गैपिंग बढ़ता चला जाएगा। देख रहे हो ये जो गैपिंग है ये बढ़ता चला जाएगा। तो याद रखो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज्यादा है तो मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। ठीक है ना, लिख देता हूं मैं यहां पर कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। क्लियर है ये चीज? ओके, अब एक जरा डायग्राम से समझते हैं फॉर अ डाइपोल। एक डाइपोल से जरा समझते हैं। तो डाइपोल क्या होता है कि एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, है ना। ये देखिए जरा, कुछ ऐसा नजर आएगा। एक दो लाइनें और बना देता हूं, राइट। और इस तरफ यहां पे ये देखिए जरा, है ना। तो प्लस से लाइनें निकलती हैं और किसकी तरफ जाती हैं, माइनस की तरफ। और ये कुछ लाइनें इस तरफ गई और ये यहां से इस वे में। अब आप नोटिस करो कि ये जो बीच का जो जगह है ये वाला, यहां पर तो पोटेंशियल खैर जीरो रहेगा, एग्जैक्ट सेंटर में पोटेंशियल जीरो रहेगा। अब आपको बोल रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, तो आपको ना दो हिस्से यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। एक हिस्सा इस प्लस वाले के राइट हैंड साइड की तरफ है। तो क्या यहां पर राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना। इस वजह से जो यहां पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे ना, उनके बीच में गैपिंग कम रहेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इनके बीच में जो गैपिंग रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। लेकिन इस प्लस वाले के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो, जो गैपिंग रहेगा वो ज्यादा रहेगा। चलो इसको मैं सर्कल बना रहा हूं, ये देखो गैपिंग देखो कैसा बना रहा हूं मैं, है ना। देख रहे हो गैपिंग मैं ज्यादा कर रहा हूं। सिमिलरली इस वाले को देखो, इसमें गैपिंग और ज्यादा होएगा। क्लियर है ये? देख रहे हो प्लस के राइट हैंड साइड की तरफ गैपिंग कम है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा लाइनें आपस में कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए गैप कम है। वही चीज इस वाले के साथ भी होगा कि ये लाइन कुछ ऐसे गई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा बनेगी और ये और दूर तक जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डायग्राम मेरा थोड़ा वैसा बन रहा है, आड़ा टेढ़ा, लेकिन आई थिंक सो कि जो मुद्दा है वो शायद आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। तो देखो ये जो प्लस के राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसीलिए पोटेंशियल सरफेस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस में गैप कम है। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, इसीलिए गैप ज्यादा है। यही चीज माइनस के लिए देखिए, माइनस के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में गैप कम है। और राइट साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो गैप ज्यादा है बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर ये चीज? ओके, सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगला है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो जरा इस चीज को समझिए। एक यहां पर है प्राइमरी चार्ज प्लस क्यू या मेन चार्ज आप जिसको बोल सकते हैं। आपने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से उठाया एंड पॉइंट बी की तरफ लेके गए। मतलब कि आप एक्चुअली उस टेस्ट चार्ज को, लेट्स से कि टेस्ट चार्ज है क्यू, उसको आप धकेल करके क्यू की तरफ लेके जा रहे हैं, प्लस क्यू की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो इस डायरेक्शन में है, लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट इज डी आर, है ना।
ओके, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स क्या इस डायरेक्शन में होगा। तो इन दिस केस द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी आर इंटू कॉस 180 डिग्री, है ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है इसीलिए यहां पर जो फोर्स है वो आप ई एक्स भी लिख सकते हो, मतलब ई एक्स टी भी लिख सकते हो एक्सटर्नल। ओके, खैर कोई बात नहीं, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो ऐसा कोई ट्रबल नहीं है। सो एफ इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। इसका मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ क्या होता है, एफ होता है क्यू ई इंटू डी आर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गई, मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर वर्क डन जो है वो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो आपने यहां पे डी डब्ल्यू क्यों किया, इंटीग्रेट क्यों किया? इंटीग्रेट एंड डिफरेंशिएट हम लोग तब करते हैं जब आपके पास जो इनपुट होता है वो वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है, तब हम करते हैं। अगर f कांस्टेंट होता, r की एक फिक्स वैल्यू होती, तो वर्क डन इज f डॉट r, f इंटू r हम लोग कर देते। क्या यहां पर फोर्स फिक्स क्वांटिटी है क्या? जरा देखो, क्या यहां पर फोर्स फिक्स क्वांटिटी है? जैसा जैसा करके आप इस प्लस क्यू के क्लोज जाते जाएंगे, जैसा जैसा करके आप इस प्लस क्यू के क्लोज जाते जाएंगे, वैसे वैसे करके फोर्स बढ़ेगा। अगर फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स क्या कांस्टेंट हुआ? नहीं, फोर्स इज अ वेरिएबल क्वांटिटी ओवर हियर। समझ रहे हो? यहां पर हमने इंटीग्रेट इसलिए किया क्योंकि यहां पे वर्क डन वेरिएबल है। वर्क डन क्यों वेरिएबल है? क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल कैसे हुआ? जब तक तो आप प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू से दूर हैं, जब तक तो आप प्राइमरी चार्ज से दूर हैं, तब तक फोर्स कम है। जैसे जैसे करके आप उसके क्लोज आएंगे वैसे वैसे करके फोर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे करके फोर्स बढ़ेगा, इसलिए फोर्स वेरिएबल है। देयरफॉर वी हैव टू इंटीग्रेट। क्लियर? ओके, तो ये हो गया पहली चीज। दूसरा, क्या आप जानते हैं वर्क डन इज ऑल्सो क्यू डीवी, है ना? जरा सोचिए और बताइए, क्या वर्क डन क्यू डीवी भी होता है? व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज क्यू डीवी ऑल्सो ना। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? इन दोनों को क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं? बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। तो दोनों का LHS RHS इक्वेट हो जाएगा। तो क्या बन के आया? माइनस क्यू ई डी आर इक्वल टू क्यू डी वी। उसके बाद Q से Q कैंसिल हुआ, Q से Q कैंसिल हुआ, तो क्या बन करके आया? E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the rate of change of potential with respect to the distance, है ना? E equal to minus dV by dr is the relation between electric field and the electric potential। क्लियर है ये चीज, है ना? तो क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इस टेस्ट चार्ज को प्राइमरी चार्ज के क्लोज लेके आते हैं, वैसे वैसे करके फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है, सो dw इक्वल टू माइनस क्यू ई डी आर, है ना? और dw इज ऑल्सो क्यू dv, तो इस हिसाब से बाय इक्वेशन 1 and 2 E इक्वल टू माइनस dV बाय डी आर बन करके आता है। लेकिन अगर ऐसा होता कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अच्छा, जरा यहां पर आप नोट करो एक बात, ये जो प्लस क्यू आपने रखा हुआ है ना, ये जो प्लस क्यू रखा हुआ है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ऐसा बनेगा? जरा देखो, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा? क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चलते चलते कम होता जा रहा है ना? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई? फोर्स क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेरिएबल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरिएबल है तब हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा, E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार फिक्स है। जैसे किसमें होता है? आपने एक शीट ले लिया, ये देखिए, ये शीट ऑफ चार्ज ले लिया, और अगर आप शीट ऑफ चार्ज को नोटिस करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, क्या वो कांस्टेंट होता है? इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, क्या वो कांस्टेंट होता है? सो E इक्वल टू कांस्टेंट ओवर हियर। सही बात है, E इक्वल टू कांस्टेंट ओवर हियर, है ना? चलो, E इक्वल टू कांस्टेंट ओवर हियर। तो क्या मैं यहां पर ये लॉजिक लगा सकता हूं? dw इक्वल टू एफ डॉट डी आर इंटू कॉस 180 डिग्री। क्या यहां पर ये लॉजिक लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो, ये जो f होता है ना, ये QE होता है, तो यहां पर आप ये जो टेस्ट चार्ज है Q, इसको लेके जा रहे हो, इसको, ये जो टेस्ट चार्ज है Q, इसको लेके जा रहे हो आप इस शीट के पास।
तो क्या यहां पर इस टेस्ट चार्ज Q के ऊपर जो फोर्स लगेगा क्या वो वेरिएबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक फिक्स है। आपको मालूम है? अच्छा मालूम तो नहीं होगा अभी, क्योंकि उस लेवल तक हम लोग अभी आए नहीं है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि अगर आप एक पॉइंट चार्ज की बात करते हो ना, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। पॉइंट चार्ज में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। लेकिन अगर ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात करते हैं ना, जब हम लोग प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के थ्रू इंडिपेंडेंट है, मतलब आर पे वो डिपेंड नहीं करता। अगर वो आर पे डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब यहां पर ई कांस्टेंट हो गया। अगर ई कांस्टेंट हो गया तो आपको ये इंटीग्रेट करने का चक्कर लगाना ही नहीं है। इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन ये सब कब लगाते हैं? जब इनपुट वेरिएबल है, यहाँ तो इनपुट फिक्स है ना। तो ये जो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, डायरेक्टली लगाएंगे फॉर्मूला। क्या? W इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? W इक्वल टू माइनस एफ इंटू आर। क्या लगेगा? W इक्वल टू माइनस एफ इंटू आर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा W इक्वल टू QV, दूसरी इक्वेशन अगेन बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। अच्छा एक सेकेंड, इसको FR को ना फर्दर हम लोग को ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? माइनस QER। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो बाय 1 and 2 क्या होगा? माइनस QER इक्वल टू QV। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो होगा माइनस V बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस V बाई आर। ये कब लगाना है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो कहां देखने मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट? कहां देखने को मिलेगा? ये जो कैपेसिटर होते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए ये जो कैपेसिटर होते हैं वो भी कौन से? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एग्जाम्पल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स तो वो कुछ ऐसे होते हैं। ये देखो, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, है ना। एक के ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। एंड ये जो आर है, मन में आ रहा होगा ये आर क्या है सर? तो ये आर, ये डिस्टेंस है, इन दोनों कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस इज आर। इन दोनों कैपेसिटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो आर है। तो समझ गए? E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल क्वांटिटी से रहेगी, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल क्वांटिटी होगी। एंड दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है तो इन दैट केस E इक्वल टू माइनस V बाई आर। एंड द लास्ट थिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक आखिरी चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चलिए लिख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होगा? आपने पढ़ा है फॉर्मूला, W इक्वल टू Q डेल्टा V होता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 आपने ये भी पढ़ा है कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय R। दिस इज नंबर 2। तो अगर मैं 1 and 2 को इक्वेट कर दूं बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? W इक्वल टू, ये जो डेल्टा V है, डेल्टा V की जगह आप ये लिख दोगे, है ना। डेल्टा V की जगह आप ये वैल्यू डाल दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय R। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय R। और ये जो वर्क डन है यही तो एनर्जी है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज याद रखिए, ये जो है ना यहाँ पर, ये तो दो ही चार्ज आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक कैपिटल Q है और एक स्मॉल q है। आपको मान लो दिया हुआ है कि ये एक चार्ज है जो कि कैपिटल Q है और ये दूसरा चार्ज है जो स्मॉल q है और इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो बताइए इस सिस्टम में कितना एनर्जी है? तो फटाफट आप निकाल लेंगे, Q इंटू क्यू बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू क्यू बाय R निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है और ये तीसरा चार्ज है ना, और ये आपस में
जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेट से a, ये b और ये c, ये चार्ज मान लीजिए q1, ये q2 एंड ये q3। तो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द सिस्टम? अब क्या एनर्जी होगा? तो ध्यान रखिएगा, द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ड्यू टू चार्ज नंबर 1 एंड 2 प्लस एनर्जी ड्यू टू चार्ज नंबर 2 एंड 3 प्लस एनर्जी ड्यू टू चार्ज नंबर 1 एंड 3। ठीक है, 1 2 3, इनकी वजह से जो बनेगा, मतलब क्या क्या सिस्टम यहाँ पर बन रहा है, एक सिस्टम इन दोनों चार्जेस का बन रहा है, एक सिस्टम इन दोनों चार्जेस का बन रहा है और एक सिस्टम इन दोनों चार्जेस का बन रहा है। तो इनकी तीनों की अलग अलग जो एनर्जी होगी उसको आपस में आप लोग ऐड कर देंगे। तो क्या एनर्जी होगी इसकी? होगी 1/4 एप्सिलॉन q1 इंटू q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है a, प्लस इसका कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन q2 इंटू q3 डिवाइडेड बाई b, और ये तीसरा क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन q1 q3 डिवाइडेड बाई C। बस इनको आपस में ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली अगर 4 चार्ज पार्टिकल हुए 1 2 3 4, ये देखो अगर ये 4 पार्टिकल हुए 1 2 3 4, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगेन दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, है ना। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा 1 2 का, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा 2 3 का, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा 3 4 का, चौथा क्या होगा 1 4 का, पांचवा 1 और 3 का भी तो होगा डायगोनल, और छठवां इनका। समझ रहे हो? तो इस केस में द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस U12 U23, सॉरी इसको ठीक करता हूं मैं, U12 है ना, पहले इन दोनों का U12 फिर U23 प्लस U34 प्लस U41 प्लस U, अच्छा ये डायग्राम थोड़ा कचरा हो गया, वापस बनाता हूं मैं, दिस इज 1 दिस इज 2 3 4, ओके 1 2 3 4। तो पहले हमने किसका कॉम्बिनेशन लिखा? पहले हमने किसका 1 2 का लिखा, ओके 2 3 का लिखा, 3 4 का लिखा, 4 1 का लिखा, ये 4 कॉम्बिनेशन आ गए। उसके बाद देखिए ये कॉम्बिनेशन भी तो आएगा यहाँ से, ये 1 और 3 का कॉम्बिनेशन प्लस U13 प्लस यहाँ से ये वाला कॉम्बिनेशन 2 4 प्लस U24, सबको ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फुल सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फुल सिस्टम। तो इसी तरीके से 5 होंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा 5 का? अब वो आपको दिमाग लगाना है, 5 में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 6 में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2, ये किसका है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला ये n इंटू n माइनस 1/2, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो यहां पर आपको करना क्या है, n की जगह पर डाल देना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जैसे इसके लिए ये 3 पार्टिकल का सिस्टम था, तो यहां पर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनेगा 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना होता है 2। तो क्या ये जो चीज है ये ऐसे बन जाएगी 3 इंटू 2/2, तो कट होकर के आंसर कितना आया 3। तो जरा देखो U12 U23 U13 आ गया 3, है ना। अब वही चीज इसका देखो, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, 4 चार्ज है, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 3/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 3 2 ज़ा 6, तो क्या 6 कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 5 6। अब यही चीज किसी ने बोला आपको कि 10 चार्ज हैं, 10 चार्ज हैं, देयर आर 10 चार्जेस, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? ये नहीं पूछ रहा है कि एनर्जी कितनी होगी, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन होगा 10 इंटू 10 माइनस 1/2, तो 2 5 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45, तो 45 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 45 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो समझ में आया? तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 एप्सिलॉन QQ बाय R। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इक्वल टू 5x² प्लस 10x माइनस 9। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1 मीटर। तो देखो यहाँ पर आपको ना पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पोटेंशियल? पोटेंशियल इज 5x² प्लस 10x माइनस 9, और आपको पूछ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे? एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1। तो क्या आप जानते हैं what is the relation between electric field and potential? Yes, so the relation is E equal to minus dV by dr, E equal to minus dV by dr। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ d बाय, अच्छा यहाँ पर देखो डिस्टेंस जो है वो x के टर्म्स में लिखा है ना,
इसलिए आप dv बाई dx लिखिए एंड वोल्टेज की जगह पर क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। तो सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E इक्वल टू माइनस ऑफ 5 टू ज़ा 10x माइनस 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 10, फिर 9 का कितना हो जाएगा 0। अब आपको बोल रखा है ये किस पे निकालना है एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में x की वैल्यू डाल दीजिए 1, तो -10 -10, सो द आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -20 यूनिट, जो भी इसके यूनिट है ना, जो भी इसकी यूनिट है। क्या यूनिट होती है वैसे तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, दिस इज द यूनिट। ऑलराइट, यहां पर लिख देते हैं कि दिस पोटेंशियल इज इन वोल्ट, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड -20 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, आपसे पोटेंशियल पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज k बाय आर क्यूब वेयर k इज द कांस्टेंट एंड v इज द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा? तो रिलेशन क्या पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस dv बाय dr। इसका मतलब dv क्या हो जाएगा माइनस ऑफ E डॉट dr, है ना। पोटेंशियल कितना होगा माइनस ऑफ E डॉट dr। तो अब हमको क्या करना होगा, इनको इंटीग्रेट करना होगा, तो dv का इंटीग्रेशन तो v आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E की जगह पर क्या मैं k डिवाइडेड बाय आर क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज k बाय आर क्यूब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह k बाय आर क्यूब आ जाएगा इनटू dr। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो k है ये तो बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा r टू द पावर -3 dr, जिसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस k r टू द पावर -3 का कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -2, है ना। आपको ये मालूम होगा कि जो भी पावर होती है वो एक बढ़ जाती है, तो r टू द पावर -3 में +1 कर देंगे तो -2 बाय -2। तो इस हिसाब से जो पोटेंशियल बन करके आएगा वो क्या होगा कि माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, एंड दिस विल बी k डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, k डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। सो दिस इज द पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल। ओके, नंबर 3 अगला क्वेश्चन। तो यहां पर बोल रखा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द सरफेस देन व्हाट इज v ऑन इट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा? सो व्हाट इज द रिलेशन, E इक्वल टू माइनस dv बाई dr है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप 0 कर देंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं कि dv बाई dr इक्वल टू 0। अगर रेट ऑफ चेंज किसी चीज का 0 है, अगर किसी चीज का रेट ऑफ चेंज 0 है तो इसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv बाय dr, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा भी 0 होगा, पर ऐसा नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ओके, तो E 0 कर दिया तो वोल्टेज इज कांस्टेंट ओवर हियर। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 electron when located between the plate of a capacitor which are 5 millimeter apart. The mass of the oil drop is 3 into 10 to the power -16 kgs. तो देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है कि ये एक कैपेसिटर है, दिस इज अ कैपेसिटर, मतलब ये ऊपर वाला प्लेट है एंड ये कैपेसिटर का नीचे वाला प्लेट, ये कैपेसिटर का नीचे वाला प्लेट है, ठीक है। अब क्या है कि इसके बीच में एक ऑयल ड्रॉप रखा हुआ है, तो ये देखिए ये है एक ऑयल ड्रॉप। इस ऑयल ड्रॉप के बारे में क्या बोल रखा है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ये इसका चार्ज है ना। अब मास कितना इसका बता रखा है, तो मास है इसका 3 इंटू 10 टू द पावर -16 kg। अच्छा, ये जो ड्रॉप है क्या ये नीचे को गिरना चाहती है, क्या ये ड्रॉप नीचे को गिरना चाहती है? यस, क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कोई तो होना चाहिए ना जो इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करे, कौन होगा वो? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो ऊपर को उसको लिफ्ट करना चाहिए, है ना। तो आपको बोल रखा है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना वोल्टेज होना चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए कि ये गिरे ना, अपनी ही जगह पर बैलेंस रहे। तो अगेन बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। तो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, वही अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स क्या होता है, व्हाट इज अपवर्ड फोर्स? अपवर्ड फोर्स इज QE
इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है यहाँ पर mg। अच्छा, फोर्स QE तब लगा सकते हो आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में बात नहीं हो रही, मतलब चार्ज तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं हो रही, यहां तो पोटेंशियल वो आपसे पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है ना। तो बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -V/R, यही पढ़ा था। अच्छा, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पोटेंशियल पूछा है। बाकी अब कौन सा पोटेंशियल होगा तो ये तो हम बता ही सकते हैं। तो ये जो E है ना, इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं, E की जगह पर V/R इक्वल टू mg। दैट मीन्स V इक्वल टू mgr डिवाइडेड बाय Q लिख सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे। अच्छा जी, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, V इक्वल टू मास कितना है इसका 3 × 10⁻⁻16, ग्रेविटी है 10 एंड R। अच्छा, R क्या होता है, R पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस है, और ये बीच का डिस्टेंस कितना बता रखा है 5 mm, दिस इज 5 mm, है ना। ओके, तो बस ये डाल दो, R 5 mm मतलब 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एंड सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 9.47 वोल्ट। द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 9.47 वोल्ट। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज सोचो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके अंदर एक्चुअली आपने क्या इनपुट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली ये जो चार्ज है ये नेगेटिव कैटेगरी का है, और अगर इसको लिफ्ट करना है तो ऊपर का जो साइड है पैरेलल प्लेट का वो प्लस होना चाहिए, वो प्लस होना चाहिए, है ना। एंड जो नीचे का साइड है वो माइनस होना चाहिए, जो नीचे का साइड है वो माइनस होना चाहिए। और इस वजह से आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए -V/R लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रहेगा कि नीचे की तरफ रहेगा, कैसे रहेगा, ये तो हम अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, है ना। सो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नीचे की तरफ रहेगा, तो जाकर के इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में, नॉट इलेक्ट्रॉन तो भरे हैं इसमें, तो जाकर के ये ऑयल ड्रॉप ऊपर की तरफ को बैलेंस रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, ये ग्राफ दिया है वोल्टेज का एंड आर का। आपसे पूछ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड 3 लोकेशन में, एक 2 मीटर पे, एक 10 मीटर पे, एंड एक 15 मीटर पे, एक 15 मीटर पे, ठीक है। तो 3 अलग अलग जगहों पर आपसे पूछ रखा है, तो चलिए निकालते हैं। पहला, अच्छा बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज का आपस में रिलेशन क्या है, E इक्वल टू -dV/dr, ये रिलेशन है, E इक्वल टू -dV/dr। तो क्या यहां पर V एंड R आपस में डिवाइड हो रहे हैं, देखो जरा, ये जो ग्राफ है, ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखो, क्या V एंड R आपस में डिवाइड होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो जब जब कोई क्वांटिटी डिवाइड होती है उससे थर्ड क्वांटिटी निकलती है, तो इन दैट केस हमको स्लोप देखना होता है, इन दैट केस हमको स्लोप देखना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, अगर सामने दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और आपसे पूछा वेलोसिटी हो, तो जरा देखो क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपस में डिवाइड, जब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आपस में डिवाइड होते हैं तब वेलोसिटी आती है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम डिवाइड हो रहे हैं ना, इन दैट केस वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इस लाइन का स्लोप देखना होगा। सिमिलरली अगर वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और v और t डिवाइड हो रहे हैं, उससे एक्सेलेरेशन आ रहा है, तो अगर पूछा आपको एक्सेलेरेशन है जिसमें v एंड t डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू सी इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। लेकिन अगर दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उससे थर्ड क्वांटिटी आता है, तो आपको एरिया देखना होता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, और आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, है ना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो जब दो क्वांटिटी का रिलेशन मल्टीप्लाई होकर थर्ड क्वांटिटी निकलती है, तो ऐसे में आपको देखना होता है एरिया, आपको देखना होता है एरिया, राइट। तो यहां पर भी वही लॉजिक है, ग्राफ दिया है वोल्टेज एंड आर का, जो आपस में डिवाइड होते हैं तो जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जो आपसे पूछा गया है। तो आपको यहां पर क्या देखना होगा, स्लोप, आपको देखना होगा स्लोप। तो चलो देखें, पहला आपको बोल रखा है किस पे, एट r इक्वल टू
2 मीटर। तो जरा मार्क कर देता हूं लोकेशन, ये देखिए ये r इक्वल टू 2 मीटर है। क्या यहाँ पर आप स्लोप पता कर सकते हैं, मतलब कि ये जो 2 मीटर के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है, क्या आप इस पॉइंट पे स्लोप पता कर सकते हैं? देख रहे हो 2 मीटर के ऊपर ये जो पॉइंट आया है उसका क्या आप स्लोप पता कर सकते हैं? कैन यू? चलो तो उसका स्लोप पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस। तो y एक्सिस में यहाँ पर कौन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस y एक्सिस में कितना बदलाव आया है। तो एक काम करो जरा देखो, इस पॉइंट पे पूछा है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक को देखो, तो ये y एक्सिस जो है, y एक्सिस में कितना बदलाव आया, दिस इज 0 एंड दिस इज 60, तो 60 माइनस 0 इज 60। एंड ये x एक्सिस में कितना बदलाव आया है, तो 6 माइनस 0 दैट इज 6। तो ये माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, है ना। अगर यही चीज 2 की बजाय आपको 4 पे बोला होता या 6 पे बोला होता, 0 से लेकर के 6 के बीच में आप देखो तो स्लोप एक ही है, नोटिस करो जरा, 0 से लेकर के 6 के बीच में हर कहीं पर भी पूछा होता, अगर किसी ने पूछा होता कि बताओ 4 पे क्या होगा, अगर किसी ने पूछा होता 5 पे क्या होता, अगर पूछा होता 1 पे क्या होता, तो 0 से लेकर के 6 के बीच में कहीं पर भी आप जाएं स्लोप सेम है, स्लोप सेम है। इसी वजह से हर जगह का आंसर आएगा माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। तो यहां से लेकर के यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? ओके गुड। दूसरा एट r इक्वल टू 10 मीटर, r इक्वल टू 10 मीटर। अब देखिए जरा इस पॉइंट पे आपसे पूछा गया है, 10 मीटर पे आपसे पूछा गया है ना। ओके लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई। ओके इस पॉइंट पे आपसे पूछा है, तो इसके लिए आप एक काम करिए, यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को कंसीडर कीजिए, दो रेड पॉइंट को कंसीडर कीजिए। तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, यहां पर y एक्सिस में कितना बदलाव आ रहा है, देखो इस पॉइंट पे y एक्सिस क्या है 60, इस पॉइंट पे भी क्या है y एक्सिस 60, तो 60 माइनस 60 कितना हो गया 0, डिवाइडेड बाय x एक्सिस में कितना बदलाव आ रहा है, तो 14 माइनस 6, 6 और 6 12 13 14 मतलब 8, तो आंसर कितना आएगा 0 न्यूटन पर कूलम, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, क्यों, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, देख रहे हो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया। तीसरा एट r इक्वल टू 15 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा माइनस। अच्छा अब यहां पर देखिए इन दो पॉइंट को देखिए, ये जो ग्रीन कलर के पॉइंट है इनको देखिए, क्योंकि r इक्वल टू 15 मतलब कहां, ये देख रहे हो 15 तो यहां आएगा ना, 15 तो यहां आएगा। तो देखिए इन दो ग्रीन पॉइंट को देखिए, ग्रीन पॉइंट के बीच में y एक्सिस को लेके कितना फर्क है, तो फाइनली 0 है एंड इनिशियली ये कितना है वैल्यू 60, डिवाइडेड बाय x एक्सिस में कितना बदलाव आ रहा है 14 एंड 16 के बीच में 2 का गैप है, तो माइनस ऑफ माइनस 60 प्लस 60 बाय 2 30 न्यूटन पर कूलम। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है येलो वाली, इस येलो पॉइंट, इस येलो लाइन में आप कहीं पर भी खड़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, क्यों, क्योंकि हर जगह स्लोप सेम है। अगर आप इस रेड लाइन पे खड़े हो तो वहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगा। एंड तीसरा, अगर आप यहां पर खड़े हो, ये जो है अगर आप इधर पे खड़े हो पर्पल लाइन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हर जगह 30 न्यूटन पर कूलम देखने मिलेगा। क्लियर है? ओके तो 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन, ये है 6वां क्वेश्चन। इस 6वें क्वेश्चन में आपको बोल रखा है पोटेंशियल निकालने के लिए फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू 35। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड r का रिलेशन दे रखा है ना, और आपको पोटेंशियल पूछा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। क्या यहाँ पर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही होता है फॉर्मूला। तो क्या यहाँ पर दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और अभी अभी मैंने आपको बोला था कि जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होकर के तीसरी क्वांटिटी देती है तो उनमें आपको एरिया निकालना होता है। दैट मीन्स आपको एरिया निकालना पड़ेगा, कहां से, फ्रॉम 0 से लेकर के 35। तो 0 से लेकर के जो 35 है इसका एरिया निकालिए। व्हाट इज द एरिया, तो निकाल सकते हैं इसका एरिया, यस। तो एरिया क्या होगा, तो पोटेंशियल के लिए हमको एरिया निकालना होगा, है ना। बाय द वे ये तो इंटीग्रेट ही होगा। सो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है इसका 35, हाइट कितना है इसकी, व्हाट इज द हाइट, हाइट इज 60। तो सॉल्व कीजिए जरा, तो 2 कितने जा 30 जा, और ये बन जाता है पोटेंशियल इज इक्वल टू 0,
1050 वोल्ट, यस अच्छा V है ना, हाँ वोल्ट, 1050 वोल्ट, द आंसर इज 1050 वोल्ट, क्लियर है, द आंसर इज 1050 वोल्ट। V इक्वल टू -1050 वोल्ट, ओके। सो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। नॉलेज होना अलग है एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना अलग। तो अगर आप किसी भी टॉपिक की और डिटेल जानकारी चाहते हैं या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बोर्ड एंड एंट्रेंस, तो डाउनलोड कीजिए पुरशोरा क्लास ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। एंड फाइनली प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशन।